Hello everyone, welcome to unit number 13, amines, and today our lecture number 8. So in last lecture we are talking about a basic character of amines. So in these portions of basic character of amines, today this topic, which is a continuing topic, but first we have to revise all this basic character of amines. हम आज क्या करेंगे, पहली 10 या 12 मिनट तक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था उसका फिर से हम एक बार क्विक रिकैप देखना चाहते हैं। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से थियोरेटिकल पोर्शंस की बजाय आपको जो एमसीक्यूज वहां पे अच्छी तरह से निकल के आ सकती है, और मेनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच ईगर टू क्रैक जेडबली एज वेल एज नीट, वो दोनों के लिए ये थोड़ा बढ़िया पॉइंट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए मेरा पॉइंट क्या था लास्ट लेक्चर में, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। तो एमाइंस क्यों बेसिक होता है? बिकॉज इन एमाइंस देयर इज अ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हैविंग अ लॉन पेयर। तो जो लॉन पेयर अपना लॉन पेयर इजीली किसी को दे सके, राइट, तो वो बढ़िया बेस होगा। दूसरी तरह से हम देखें तो वो किसको देगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर के लिए तो सामने एसिड होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपना जो लॉन पेयर है तो वो H प्लस को अट्रैक्ट भी कर सकती है। जैसे वो लॉन पेयर दे रही है इसका मतलब वो H प्लस को अट्रैक्ट कर रही है, तो H प्लस को अट्रैक्ट करके वो क्या बनाएगी, एमोनियम केटाइन बनाएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि द बेसिसिटी ऑफ एनी एमाइंस, जो भी एमाइंस की हम बेसिसिटी पढ़ना चाहते हैं, विच इज बेस्ड अपॉन द ईज, राइट, विथ विच इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, कि जो वो प्रोटॉन अच्छी तरह से बना के जो एमोनियम केटाइन है वो बना सके और एमोनियम केटाइन में लंबी समय तक यानी अच्छे समय तक वो रह पाए, तो इसका मतलब होगा कि वो बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट ये है उसकी स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए और इसका लॉन पेयर डोनेशन टुवर्ड्स टू H प्लस ये बढ़ना चाहिए, या H प्लस का रिसीव करने का या लॉन पेयर देने का टेंडेंसी अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर हमने देखा था बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि all aliphatic amines, either primary or secondary or tertiary, it means that all the three classes of aliphatic amines are the stronger base than ammonia. एमोनिया से तो वो ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी हम देखेंगे, अभी मैं आज इसको आपको यही दिखाना चाहता हूं कि पावर ऑफ केबी की जो वैल्यू कोई भी एमाइन एलिफेटिक होता है तो इस रेंज के बीच में होता है, while ammonia having a केबी पावर ऑफ केबी 4.75। ये क्यों हो रहा है? Why all the three classes of aliphatic amines are stronger base? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी एलिफेटिक एमाइंस हो तो उसमें क्या अल्काइल ग्रुप होते हैं, और अल्काइल ग्रुप तो हमें पहले से ही पता है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अच्छा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट टुवर्ड्स टू द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पे ले जाएगा, यानी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको लॉन पेयर जो देना है तो वो इजीली नहीं, मोर इजीली दे पाएगा। तो हमें पता था कि यहाँ पे प्राइमरी एमाइन है तो यहाँ पे H था, यहाँ पे R होने की वजह से अच्छी तरह से दे पा रहा है, यहाँ पे 2R है तो वो इससे भी अच्छी तरह से दे पा रहा है, तीसरा है यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइंस, द ऑर्डर इज लाइक दैट, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड एमोनिया इन डिक्रीजिंग मैनर। यार जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन आप एक बार फिर से समझिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं आपको देखना पड़ेगा, आपके एमसीक्यूज में भी देखना पड़ेगा कि मुझे ये पूछा गया है वो क्या पूछा गया। यहां पे मैंने कोई केबी या पावर ऑफ केबी की बात ही नहीं की है, आप समझिए। मैं क्योंकि केबी और पावर ऑफ केबी जैसे ही बोलेंगे तो वाटर आ जाएगा। आपको ऐसे ही बोल रहे हैं कि बेसिसिटी किसकी है ज्यादा, किसकी कम है, इस तरह से, यानी हमारा जो टर्शरी एमाइन गैसीय स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में होता है या नॉन एक्वियस, यानी एक्वियस के सिवाय कुछ भी स्थिति में हो, तो ये इस तरह से हमें उसको देखना पड़ेगा। चलो समझ में आ गया। लेकिन जो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कहां पे आ गया है, तो क्या कहानी पे ट्विस्ट है ना, वो
बेसिसिटी ऑर्डर इन एक्वियस सॉल्यूशंस में यहां पे लगाया हुआ है। तो हमें मालूम है कि कोई भी जो हमारे पास एमाइन्स है, और स्पेशली मैंने मिथाइल की पहले बात की थी, बाद में कोई भी मिथाइल के सिवाय कोई भी हो तो उसमें वो ऑर्डर चेंज हो गया था। मिथाइल में ऑर्डर एमोनिया लास्ट में चला गया था, वो तो और एक में होता ही है, लेकिन सेकेंडरी आगे है, प्राइमरी एंड देन टर्शरी था। बाकी के सभी केस में सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी एमोनिया होता है। तो क्यों होता है ये हमें देखना पड़ेगा कि होने की वजह क्या है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे बताया भी था कि द स्टेबिलिटी ऑफ, जो देखिए द बेसिसिटी ऑफ एन एमाइन, जो हम एक्वियस सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहते हैं, राइट, विच इज प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द एमोनियम केटाइन। मैंने वो तो पहले से आपको क्लियर कर दिया है कि जो हमारा एमोनियम केटाइन है उसकी स्टेबिलिटी पे वो यहाँ पे निर्भर हो रहा है, यानी ये वो डिपेंडेंट है। और उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड एसिड जो होगा, जो पानी में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनेगा, तो वो एमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर ये सब कुछ मदार है, पूरा जो मदार है वो एमोनियम। और ये स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप मैंने दिखाया था, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा है स्टीयरिक इफेक्ट्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये तीनों फैक्टर्स है, किस तरह से हमें लेने। देखिए ये फैक्टर तो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये इनबिल्ट फैक्टर है, लेकिन पानी आएगा तो ये फैक्टर वर्क होने शुरू हो जाएगा। अगर पानी नहीं है तो ये दोनों फैक्टर अभी वर्क नहीं करेंगे। पानी आएगा तो ये दूसरा फैक्टर काम करेगा, और ये कहां पे काम करेगा कि भाई जैसे मेरे पास टर्शरी होता है तो उसमें स्टीयरिक इफेक्ट ज्यादा होती है, तो स्टीयरिक इफेक्ट डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे वर्क करेगी, राइट। समझ में आ रहा है। देखिए अभी मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि द स्टेबिलिटी ऑफ एमोनियम केटाइन, अभी क्या हो गया है कि एमोनियम केटाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वर्क कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी में 2 है, राइट। सो तो 2 होने की वजह से जैसे उसको मैंने H+ के साथ प्रोसेस की तो वो उसने ये प्राइमरी अमोनियम आयन बनाया, ये प्राइमरी अमोनियम, और उसमें H है तो तीनों जगह पे पानी ने सॉल्वेशन किया हुआ है, यानी पानी ने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक हाइड्रेशन एंथैल्पी को रिलीज कर दिया है, यानी ये मोस्ट स्टेबल कभी कंपाउंड में चला गया है। कितने यहाँ पे है देखिए, इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट तो एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड उसने 3 बना दिए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वो उसके ऊपर डोमिनेंट होके तो वो मोस्ट स्टेबल में चला जाएगा। अब फिर से देखिए, अभी हमें डिसीजन नहीं लेना है, वी आर नॉट अ डिसीजन मेकर येट, ओके। अभी सेकेंडरी में क्या हुआ था, तो मैंने आपको सेकेंडरी के बारे में भी बात की थी कि मेरे पास R2NH है और मेरे पास H+ है। तो सेकेंडरी में तो इस तरह से हुआ क्योंकि इसके पास एक H है, एक H उसका ले गए तो 2, तो उसका 2 का सॉल्वेशन होगा, तो नेचुरली 3 वाला सॉल्वेशन से 2 का सॉल्वेशन कम होने जाने की वजह से तो कंपेयर टू ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और टर्शरी में तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम ये हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह से देखें, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम देखें तो क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। सिर्फ इंडक्टिव से देखें तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। लेकिन अभी जो गेम है ना वो यहां पे शुरू हो रही है। अभी हमें मालूम है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझिए यहां पे 3 मिथाइल है, क्या है, तीनों जगह पे मिथाइल है। समझ में आ रहा है। अगर तीनों जगह पे मिथाइल होने की वजह से क्या होगा, क्या होगा, अगर हम यहां पे ऐसे सोचे कि तीनों जगह पे इथाइल है, क्या है, इथाइल, तो हमें मालूम है कि इथाइल होता है ना, इथाइल, तो उसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वो इथाइल है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर अपना जो क्राउडिंग इफेक्ट है वो अपना डालेगा, यानी ये थोड़े कम हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्टर तभी ही चल सकता है जब क्राउडिंग इफेक्ट कम हो। अगर क्राउडिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्टर कम हो जाएगा, यानी वो मिथाइल में ही चलेगा। तो मिथाइल में मैंने क्या हुआ था, सेकेंडरी आगे चला गया है, क्योंकि इंडक्टिव से भी वो बीच में है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसमें उसने आगे निकल गया है। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्राइमरी की बात की है और यहाँ पे टर्शरी की, क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस की इफेक्ट है,
लेकिन स्टीयरिक हिंड्रेंस में तभी बोल सकता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इसका जुड़ाव अभी हुआ है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगे तो मैं अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनेंगे तो ये फैक्टर वर्क ही नहीं करेगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये CH3 ट्वाइस NH हो गया है, यहाँ पे मिथाइल एमाइन है और यहाँ पे ट्राई का जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताया था अभी आगे आपको सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी का जो मैंने बताया था, तो वही हो गए ना। देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि द स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेंस ओवर द स्टेबिलिटी ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। हेंस प्राइमरी एमाइन जो होते हैं मिथाइल एमाइन वो स्ट्रॉन्गर बेस है टर्शरी से। सो दूसरे शब्दों में इस तरह से बोलता हूं कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, इथाइल है, प्रोपाइल है, तो देयर विल बी सम स्टीयरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्लस अभी क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा, तो अभी तो एक ही फैक्टर बाकी रहेगा ना, वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ही बाकी होगा। तो अगर हम तो यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट से ही देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी है, टर्शरी है और क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये ऑर्डर यहाँ पे मुझे मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है, दोनों के बीच में बिल्कुल बारीक सा फर्क है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी मैं देखिए दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक है वो जैसे हम उसको बोलते हैं, क्या करते हैं कि भाई लर्न बाय हार्ट, तो वो इस तरह से लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं कि सभी में यही होते हैं, एक मिथाइल में यही होता है। लेकिन उसको पता नहीं है, क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन जैसे एम्स के क्वेश्चंस पूछे जाए, एसेटेशन रीजन की स्टाइल से पूछे जा रहे हैं या कोई ऐसे पैराग्राफर के पूछे जा रहे हैं, तो उसको मालूम नहीं है उसका मैं आंसर किस तरह से दे पा रहा हूं। क्लियर हो गया। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मूला आपको बंद कर देना पड़ेगा और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ वो फैक्टर काम करेगा। समझ में आ रहा है। पानी में है वो मुझे मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन उसका जो इफेक्ट ओवरलैपिंग होना चाहिए था वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ बात की थी। फिर मैंने बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमाइंस में भी हमने बात की थी। तो मैं क्या किया था, एरोमेटिक एमाइंस होते हैं सभी, वो फार लेस बेसिक देन एमोनिया और एलिफेटिक एमाइंस से वो कम बेसिक होते हैं, वो हमने देखा था। क्योंकि एनिलीन का पावर ऑफ Kb 9.38 है, अमोनिया का 4.75 है और इथाइलेमाइन का 3.29 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास, इसका रीजन क्या है, तो कि इसके दो रीजन है। एक तो एनिलीन है, उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। 5 में से आपने देखा था तीनों स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन है वो अपना इजीली नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन तो फिनाइल में डाल दिया है, डीलोकलाइजेशन में चला गया है। दूसरा उसको क्या ड्रॉबैक मींस विड्रॉ हो रहा है उसका, कि जिसमें से एनिलीनियम बना उसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही है। यानी एक तरह से तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि एनिलीनियम आयन है वो एनिलीन से भी कम क्या है, स्टेबल है। तो ये दिस इज द रीजन कि एलिफेटिक आगे आएगा, बीच में एमोनिया आएगा, बाद में एरोमेटिक एमाइन आएगा। फिर हमने बहुत बढ़िया पॉइंट्स यहां पे लिया हुआ था जो मैं आज दिखाना भी चाहता हूं कि चलो एरोमेटिक एमाइंस में जैसे हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप डाल रहे हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाले हुए हैं, तो क्या होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां से डालेंगे, जैसे मैंने Ca3 ग्रुप डाला हुआ है, OCA3 ग्रुप डाला हुआ है, NH2, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होकर उसके पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने से वो नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लॉन पेयर की जो स्थिति है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी इजीली अवेलेबल हो जाने की वजह से उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, अभी आपको NO2 है, Cn है, SO3H है, COOH है, X है, तो उससे क्या होगा, तो कि वो खिंचाव करेगा, तो वो पूरा रेजोनेंस का उसका जो है खिंचाव में चला जाएगा, यानी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर की अभी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वो H+ को कैसे दे पाएंगे, यानी उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इतना हमारी बुक में था। फिर मैंने लास्ट में थोड़ा जल्दी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। अब फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, अब देखिए बहुत अच्छी तरह से देखिए, एनटीए के लिए ये बढ़िया पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे तो उसकी बेस स्ट्रेंथिंग इफेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो उसकी बेस
वीकनिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको समझा रहा हूं कि उसकी जो बेस वीकनिंग इफेक्ट है या बेस स्ट्रेंथिंग इफेक्ट है वो पैरा पोजीशन पे ज्यादा मार्क्ड होती है कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्योंकि मेटा पोजीशंस क्या होता है कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होता है, समझ में आ रहा है, पैरा ही पार्टिसिपेट होता है। तो ये जो इफेक्ट होगी वो पैरा पे ज्यादा होगी, मेटा पे कम होगी। तो ये मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझाया था। और तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट था, वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, वो ज्यादातर अच्छे अच्छे पेपर्स में यहाँ पे दिए जाते हैं कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स होते हैं। ये देखिए 2 जगह पे उसको हम ऑर्थो इफेक्ट भी बोल रहे हैं कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशंस में जो भी ग्रुप हो, राइट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो भी हो वो क्या होगा तो कि वो वीकर एनिलीन से भी वीकर में चला जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि ऑर्थो वाले जो ग्रुप है वो एनिलीन से भी कम हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो इफेक्ट हम बोलेंगे। और ये जो ऑर्थो इफेक्ट हम बोल रहे हैं वो प्रोबेबली क्या है तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीयरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्लियर? देखिए मैं अभी आपको वही जगह पे ले जा रहा हूं। फिर से मैं आपको एक बार अपनी तरह से फिर से अभी आप देखिए मैंने क्यों इसको आपको इतना रिवीजन के लिए मैंने डाला हुआ है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे एक अमोनिया लिया हुआ है, आपको मालूम होगा कि उसका जो Kb का मूल्य वैल्यूज है और पावर ऑफ Kb मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये 1.8 इंटू 10⁻⁵ है और ये 4.75 पे चला गया है, राइट। देखिए दूसरा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो है मिथाइल एमाइन। मुझे मालूम है कि मिथाइल एमाइन कौन सा है, प्राइमरी एमाइन है, डोनेशन होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका Kb भी बढ़ गया है। देखिए आपको ये वैल्यू आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका ट्रेंड आपको पता चलना चाहिए। Kb यहाँ पे पावर ऑफ Kb वैल्यू डाउन होने की वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो गई है तो कि ज्यादा हो गई है। फिर मैं यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन की एक मैं यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास CH3NH है, ये लॉन पे है तो उसका और उसका दोनों का डोनेशन यहाँ पे चल रहा है तो ये 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ पे है तो उसका क्या वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिला है, 3.27 मुझे मिल गया। देखिए पावर ऑफ Kb क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और Kb क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी बेसिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर से मैं आपको टर्शरी की बात करूं तो ये जो आप समझ भी रहे हैं CH3NCH3 और CH3 की बात है। देखिए मिथाइल है, देखिए स्टीयरिक इंटरेंस मिथाइल में नहीं है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का जो पोर्शंस मैंने अभी आपको समझाया हुआ था वो अच्छी तरह से यहाँ पे मुझे दिख सकता है। देखिए यहाँ पे 0.6 इंटू 10⁻⁴ है तो 4.22 हो गए। तो उसका पावर ऑफ Kb क्या हुआ, सब किसका कम है, 3.27। बाद में क्या आएगा, ये और ये क्यों आएगा, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस में वर्क ही नहीं कर रहा है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मूला चल गया। लेकिन अगर मैं वही डेटा मैं यहां पे आपको इस तरह से भी दिखा सकता हूं। मेरे पास है CH3 CH2 NH2 है, अभी मिथाइल नहीं लिया हुआ है, इथाइल लिया हुआ है तो उसका जो Kb वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पे 5.1 इंटू 10⁻⁴ है और पावर ऑफ Kb का मुझे जो यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है वो है 3.29। उसी वजह से मैं देखिए मैं यहाँ पे आपको CH3 ट्वाइस NH की बात करूं, यानी वो सेकेंडरी एमाइन है, यहाँ पे दोनों इथाइल डोनेटिंग ग्रुप है और Kb यानी वाटर सॉल्युबल मैंने पानी में ही डाला हुआ है, एक्वियस सॉल्यूशन है तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कुछ देखना पड़ेगा तो उसका वैल्यू 3 पे चला गया है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे CH3 CH2 थ्राइस N लिया तो उसका वैल्यू 5.6 इंटू 10⁻⁴ होने की वजह से ये 3.25 में चला गया। मुझे मालूम है ये तो सेकेंडरी विन विन में था, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो फैक्टर था वो बिल्कुल प्राइमरी एमाइन को उसका डिसएडवांटेज हो गया है, यानी उसको एडवांटेज हो गया है। ये 3.25 यानी इसके बाद ये आएगा और बाद में ये आएगा, तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए मैं अभी आपको क्या बोलूं, एरोमेटिक एमाइन के बारे में भी यही बोल सकता हूं। मेरे पास है ना यहाँ पे एनिलीन है, देखिए एनिलीन है तो एनिलीन क्या है, प्राइमरी एमाइन है।
तो प्राइमरी एमाइन में इसकी वैल्यू क्या है 4.2 इंटू 10⁻⁻10 है और यहाँ पे उसका पावर ऑफ केबी क्या है 9.38 है। समझ में आ रहा है? फिर से, लेकिन मैं यहाँ पे एनिलीन की बजाय मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ NHCH3 ले रहा हूँ। तो मुझे मालूम है ये CH3 है, वो डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये सेकेंडरी है, राइट। डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से वो 5 इंटू 10⁻10 पे चला गया है और 9.30 उसकी वैल्यूज मुझे मिल रही है। यानी केबी क्या हुआ, केबी पावर ऑफ केबी का वैल्यू डाउन हो गया है, यानी बेसिसिटी बढ़ गई है, राइट। और जो टर्शरी की मैं बात यहाँ पे समझाना चाहता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास दो यहाँ पे मिथाइल मैंने लगाए हुए हैं, दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 11.5 इंटू 10⁻10 होने की वजह से इसका वैल्यू है 8.92। यानी क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, आप देखिए ये जो पावर ऑफ केबी है, फिर से मैं देखता हूं, when hydrogen atoms of the amino group in primary aryl amines are replaced by electron donating group like alkyl group, so the basicity of the resultant aryl amine जो होगी वो बढ़ती ही जाएगी। जैसे n methyl aniline है, वो aniline से भी स्ट्रॉन्गर है, n dimethyl aniline इवन स्ट्रॉन्गर देन द n methyl aniline। तो कुछ इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए ये भी अच्छा है। मेरे पास एनिलीन है, मेरे पास डाइफिनाइलेमाइन है। अभी क्या है, मैं क्या दिखा रहा हूं, डाइफिनाइलेमाइन, और मेरे पास अभी ट्राइफिनाइलेमाइन है। देखिए आप, मेरे पास ट्राइफिनाइलेमाइन है। समझ में आया? तो इसका जो पावर ऑफ केबी हमें तो मालूम है 9.38 है। अभी मैं पावर ऑफ केबी बता रहा हूं 9.38 है, लेकिन उसका कम हो गया है, इसका पावर ऑफ केबी ज्यादा हो गया है, यानी बेसिसिटी कम हो गई है, और इसकी तो हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों तरफ से आने की वजह से तो इसका लॉन पेयर दोनों फिनाइल रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पे तीनों पे डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर हो रहा है? अभी मैं एक आपको और बेसिसिटी ऑफ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, एराइल अल्काइल एमाइन के बारे में भी दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको एक पॉइंट ये भी दिखाना चाहता हूं। मेरे पास है C6H5 है, CH2 है और NH2 है। C6H5 CH2 NH2 है। तो C6H5 CH2 NH2 उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, बेंजाइल एमाइन बोलेंगे। तो ये बेंजाइल एमाइन है, वो एनिलीन से ज्यादा है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें NH2 डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी NH2 है वो फ्री है, वो अभी रेजोनेंस सिस्टम में चला नहीं गया है। यहाँ पे वो 5 रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स थे, फिर से मैं यहाँ पे देख रहा हूं, द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ दिस एनिलीन इज delocalized over the phenyl ring. However, in the aryl alkyl amine, the lone pair of this electron of nitrogen atom is not conjugated with a benzene ring. तो उसके लिए वो डीलोकलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये इजीली अवेलेबल होते हैं। सो द नाइट्रोजन लॉन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन एराइल अल्काइल एमाइन इज मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एज कंपेयर टू द एनिलीन। तो इससे इसका जो केबी वैल्यूज है, पावर ऑफ केबी वैल्यूज है, वो मुझे 4.7 है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, पावर ऑफ केबी क्या मिल रहा है, मुझे 9.38 है। तो ये भी आपको ये कंपैरिजन है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। जैसे मैं आपको और भी एक बात कर रहा हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होती है, मिथाइल होती है। तो जैसे कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में कि मेरे पास सर जी मिथाइल एमाइन है, फिर मेरे पास बेंजाइल एमाइन है, C6H5 CH2 NH2 है, और मेरे पास एनिलीन अमोनिया है, चलो अमोनिया है। तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? देखिए पहला इसके पावर ऑफ केबी है ना, इसका 4.75 है, इसका पावर ऑफ केबी है वो नियर अबाउट, आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पावर ऑफ केबी यहाँ पे है वो है 3.28। तो इसका मतलब तो ये उसका ऑर्डर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे क्या था, मिथाइल था ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थी, राइट। सो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होती है, राइट, ऑफ द एराइल ग्रुप। यहाँ पे एराइल ग्रुप की क्या होती है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होती है। यहाँ पे मिथाइल की क्या होती है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? सो द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप of inductive effect of the aryl group compared to the methyl group
राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो उससे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ दिस एराइल अल्काइल एमाइन इज लेस इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन देन दैट ऑफ द, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें तो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, इसमें थोड़ा खींचा होने की वजह से वो थोड़ा कम हो जाएगा। Therefore, aryl alkyl amines are weaker bases than alkyl amine, but they are stronger than ammonia. Ammonia से stronger है, समझ में आ रहा है, राइट। अभी मैं एक आपको मैंने आपको एक दिखाना था, कौन सा पॉइंट था मेरा वाला, मैंने लास्ट लेक्चर में वो ऑर्थो इफेक्ट वाला पॉइंट्स में अभी आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूं। वो कई एग्जांपल्स पूछे गए हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल था, देखिए ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 मार्क्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो यहाँ पे दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है। अगर फिर से फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो मैं उसको थोड़ी डिटेल में भी आपके साथ बात करूंगा। NH2 CH3 है, राइट। तीसरा मेरे पास है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, क्योंकि ये एक क्वेश्चन पूछने की वजह से उसका पूरा ऑर्गेनिक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहां पे निकल के आ रहा है। आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरा टोल्यूडीन, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा टोल्यूडीन, इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो टोल्यूडीन। क्लियर। चलो, इसके पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, समझ में आ गया। अभी आपको पहले से ये देखना पड़ेगा कि ये ऑर्थोटोल्यूडीन है, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो एनिलीन के से तो ज्यादा बेसिसिटी होनी चाहिए, तो क्यों कम हो रही है, तो उसको इसके लिए हमें ऑर्थो इफेक्ट देखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक ऑर्थो इफेक्ट का एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं। इसके लिए एक आपको एक SIR इफेक्ट भी बोलते हैं, सब इफेक्ट भी हम बोलते हैं। देखिए ये मिथाइल है ना, उसको स्पेस में देखिए, वो पूरा क्राउडिंग करके बैठा हुआ है, और NH2 कभी कभी क्या होता है कि ये दो ग्रुप बिल्कुल बगल में नेबरिंग पोजीशन में होने की वजह से उसका जो वांडरवाल्स रेडियस होगा और उसका जो वांडरवाल्स रेडियस होगा ना, वो कभी एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं या ओवरलैप भी हो सकते हैं। यानी ये NH2 का जो पूरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मिथाइल का ओवरलैपिंग होने की वजह से इसके लॉन पेयर है ना, वो इजीली प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हमें पूरा जैसे कोई किसी उसको क्या देना है, H प्लस के साथ जाना, लेकिन H प्लस को ये दिखाई तो देना चाहिए ना, तो ये क्राउडिंग इफेक्ट होती है। यानी क्राउडिंग इफेक्ट या स्टीयरिक, मैंने अभी बोला था कि 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, स्टीयरिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो और वो अभी कई स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट भी बताना चाहता हूं कि सर ये ऑर्थो इफेक्ट, जो शॉर्टकट ये है ऑर्थो इफेक्ट है ना, यह आपको बेंजोइक एसिड में दिखाई देगी या आपको एनिलीन में दिखाई देगी, दोनों जगह ही दिखाई देगी, तीसरी जगह पे नहीं दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह में यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रुप यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो उसको हम जैसे हम उसको बोलेंगे कि उसमें कुछ रुकावट आ रही है, तो ये रुकावट मिथाइल की वजह से और बाजू बाजू में होने की वजह से यहाँ पे दिखाई रही है, आसपास होने की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए ये कम हो गया है। So due to ortho effect, orthotoluidine is the weakest base, even weaker than aniline. चलो ये तो इसका तो मामला खत्म हो गया। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि सर जी ये जो मिथाइल है, तो मिथाइल की इफेक्ट क्या होती है, प्लस इफेक्ट होती है, और फिर वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, उसको करना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत तो ही पड़ेगी कि वो रेजोनेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो सके, तो ये रेजोनेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट होने की वजह से उसकी प्लस R इफेक्ट है और प्लस I इफेक्ट भी है। फिर से बोल रहा हूं, ये मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। किसकी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन भी पार्टिसिपेट होने की वजह से बहुत, तो इसमें क्या होगा कि दोनों जगह पे आप देखिए, ये दोनों जगह आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें भी मिथाइल है, लेकिन इसमें क्या है आपको मालूम है, ओनली प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगी,
क्यों? क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी अंदर दे दूं तो भी वो वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, यहां पे पहुंचेंगे नहीं, तो इससे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ आई इफेक्ट ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल ग्रुप कैन नॉट एक्सेट इट्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बट कैन एक्सेट ओनली इट्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इन मेटा पोजिशन। Therefore, मेटाटोल्यूडिन इज अ वीकर बेस, वो इससे वीक हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर मुझे यहां पे मिलेगा। किसी को, कई बच्चे को तो स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए भी उसको मुझे समझाना पड़ता है। देखिए उसका जो पावर ऑफ केबी मुझे यहां पे मिला है वो है 9.21, राइट। इसका मुझे जो पावर ऑफ केबी मिला हुआ है वो है 9.34। इसका पावर ऑफ केबी तो सभी को मालूम है 9.38, और इसका भी पावर ऑफ केबी है 9.58। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आपको ये ऑर्डर था, लेकिन आपको पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको सिंपली ये ऑर्डर दिखाना है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि सभी जगह पे एक ही तरह चलेगा। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल्स भी देना चाहता हूं, एक दो एग्जांपल मैं आपके पास भी छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? देखिए मेरे पास यहां पे है NH2। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनिलीन डाइमाइन। इसको क्या बोलेंगे? फिनिलीन या फिनाइलिन डाइमाइन। दो एमाइन है और फिनिलीन के साथ जुड़े हुए। समझ में आ रहा है? फिर मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, अभी देखिए यहां पे ये NH2 है और यहां पे NH2 मेटा पोजीशंस पे डाला हुआ है। सेम वे मैंने यहां पे लिया हुआ है एनिलीन लिया हुआ है, और यहां पे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लिया हुआ है NH2 और NH2। तो ये इसका ऑर्डर है। तो हमें मालूम है कि ये जो हम यहां पे दिखा रहे हैं कि ऑर्थोफिनिलीन डाइएमाइन जो यहां पे मैंने दिखाया हुआ है, उसका जो पावर ऑफ केबी है वो 9.52 की वजह हमें मालूम है ऑर्थो इफेक्ट है, राइट। ऑर्थो फिनिलीन डाइएमाइन इज द वीकेस्ट बेस, इवन वीकर देन एनिलीन। यहां से भी एनिलीन से भी वो वीक हो गया है, क्योंकि इसका तो हमने मालूम था ना पावर ऑफ केबी क्या है इसका, तो 9.38 चल रहा है, राइट। इसका पावर ऑफ केबी मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9, और इसका पावर ऑफ केबी मुझे मिल रहा है 7.86। लेकिन वजह क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट यानी +R इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में उसकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? तो क्या माइनस है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो देयरफॉर बोथ, जैसे मैंने अभी यहाँ देख रहे हैं पैराफिनिलीन डाइएमाइन, और यहाँ पे देख रहे हैं मेटाफिनिलीन डाइएमाइन, दे आर द स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन, क्योंकि वो एनिलीन से तो स्ट्रॉन्गर ही हो गए। क्योंकि लेकिन मेटा में क्या होगा? तो क्या मेटा में अभी सिर्फ -I चल रहा है, +R इसमें चल नहीं रहा है। So plus resonance effect does not operate at meta position, so they decrease the electron density on the nitrogen atom. So metaphyline diamine is a weaker base than paraphenyline diamine. तो इस तरह से हम यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक अपना क्वेश्चंस डाल के जा रहा हूँ, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, देखिए आप। ये एनिसिडीन का स्ट्रक्चर है, क्या है? दिस इज पेरा एनिसिडीन। लेकिन यहां पे ये स्केल है ना इस तरह से चल रहा है। क्यों चल रहा है वो आप एक बार देखिए, समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। थोड़ा मैं 2 लेक्चर से मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, मुझे भी मालूम है क्यों मैं खड़ा हूं, क्योंकि एनटीए के लिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस मिल जाए, इसलिए मैं यहां पे रुका हुआ हूं। थैंक यू वेरी मच।